मुझे 1 या 2 हफ्ते बाद पता चला कि ये यो-यो हनी सिंह जी की अपनी कंपनी है कि आपकी ना कोलकाता की फ़्लाइट है, हम बुक करवा रहे हैं। मैंने कहा क्यों, कहाँ, कैसे? कह रहे नहीं वो विवेक सर आपसे मिलेंगे फ़्लाइट में। सीखने को किसके साथ ज़्यादा मिला? पाजी के साथ ज़्यादा सीखने को मिला या विवेक बिंद्रा जी के साथ? अगर कोई स्टूडेंट चाहे डिजिटल मार्केटिंग को सीखना, ये है क्या? तो लाइक वो कहाँ जा सकता है? क्या 12th के बाद कर सकते हैं इसे? आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या मुझे यूट्यूब से समझ आ रहा है या नहीं। तो रोटी कपड़ा मकान के लिए ना थोड़ी सी मारामारी थी। उसने ना 10-12 साल में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। एजुकेशन इज नॉट द ओनली फैक्टर विच कैन गिव यू अ जॉब। आज की तारीख में वही ब्लॉग AI की मदद से 1 मिनट में लिखा जा रहा है। कि डार्क वेब क्या है? ये डार्क वेब बेसिकली क्या है? ऐसी चीज़ जो मैं नहीं खोज पा रहा हूँ वो डार्क वेब। आप चैट में उसे बोलते हो कि जाओ पीछे वाली लड़की की उंगली काट, उस आदमी को पैसे रिसीव होते हैं, वो जाता है हाथ काट देता है। सर इंसानी जान का कोई मोल नहीं रह गया डार्क वेब पे। पुलिस वाले को मेरे बारे में सब पता है, अब ये आएगा मुझे अरेस्ट कर लेगा। हेलो एवरीवन, सो दिस इज योर ओन एंड ओन नूर खान। स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का ऑल न्यू पॉडकास्ट चैनल ऑफ बैठक जंक्शन। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम शुरू करते हैं अपना आज का पहला लाइव सेशन विद मिस्टर प्रियांक भारद्वाज। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ऑलराइट, अगर मैं इनके बारे में कुछ इन पर्सनालिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो गाइस लिसन केयरफुली। हाँ, मतलब 11 साल का एक्सपीरियंस इन दी डिजिटल मार्केटिंग, प्लस करियर कोच हैं ये, प्लस इसके साथ साथ ही इज़ अ मोटिवेशन स्पीकर। 1500 बच्चों को ये पढ़ा चुके हैं, ही इज़ अ मेंटर। और अगर बात करूं इन्होंने काम किस किस के साथ करा है, लाइक वेरी फेमस पर्सनैलिटी, शायद बहुत से लोग यहाँ पे जानते होंगे, जानते भी क्यों ना हो, डैट इज़ यो-यो हनी सिंह एंड विवेक बिंद्रा जी के साथ इन्होंने काम भी करा है। मतलब इतने सारी चीज़ें ऑल इन वन, वो भी 11 साल के एक्सपीरियंस में इतनी सारी चीज़ें इन्होंने कर डाली हैं। तो आइए मिलते हैं इनसे। सो हेलो सर, लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस्टर प्रियांक भारद्वाज। धन्यवाद, धन्यवाद सर। सो सर, मतलब इतने सारे अचीवमेंट, आई मीन मेरे को बोलने में भी मैं फंबल कर रहा था अभी, ठीक है। सो लाइक 11 साल का एक्सपीरियंस है इन दी डिजिटल मार्केटिंग, यू आर अ मेंटर, यू आर अ करियर कोच, यू आर अ टीचर एज वेल, ठीक है। बात करूँ यो-यो हनी सिंह के साथ आपने काम कर रखा है, आपने विवेक बिंद्रा जी के साथ काम कर रखा है, जी, आप कंसल्ट भी करते हैं, कंसल्टेशन देते हैं जी। बिजनेस को लेकर, जो कि बहुत सक्सेसफुली रन भी कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने आपका प्रोफाइल चेक करा था, मतलब इतनी सारी उसके अंदर सर्विसेज भी थी। तो सर आई डोंट थिंक यार एक अकेले शख्स के लिए या एक अकेले बंदे के लिए हाउ इट इज़ पॉसिबल इतने सारे काम वो एक साथ कर सकता है? देखिए नूर जी, पॉसिबल तो है। अगर आपके सपनों की उड़ान भरी है ना तो पॉसिबल सब कुछ है। आप अगर अपने जीवन में कुछ ठान लो, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये वाला गोल अचीव करना है या मुझे अपने जीवन में यहाँ पे पहुँचना है, मंजिल अगर तय है तो सफ़र आसान हो जाता है। क्या तो बात कही। इस दौरान बहुत सारे काम किए, जैसा आपने बताया, तो जर्नी तो बहुत मुझे भी रियलाइज नहीं होता आज की तारीख में कि कहाँ कहाँ से होके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आई एम अ MBA। अगर मैं आपको बताऊँ अपनी एजुकेशन योर बैकग्राउंड, MBA? आई एम एन MBA विद फाइनेंस। तो मेरे ओके, पापा का सपना था कि मैं CA बन जाऊँ। तो आई स्टार्टेड माई MBA जर्नी एंड CA, ओके। तो ओके, आई स्टार्टेड माई जर्नी टू बिकम अ CA। तो उसी बैकग्राउंड से मैंने अपना BBA कंप्लीट किया। BBA में भी मास्टर मेरे पे फिनेंस था। उसके बाद फिर मैंने MBA किया, तो उसमें भी मेजर सब्जेक्ट मेरे पे फिनेंस ही था। तो आई एम वेरी गुड इन फिनेंस। लेकिन उसके बाद वो होता है ना, आपके करियर में आपको वो वाला काम करना चाहिए जो काम करने में मजा आए। तो सर एक बात बताइए, ये डिजिटल मार्केटिंग जो एक बिल्कुल न्यू टॉपिक है, अगर मैं बात करूँ इसके लिए, अभी अभी बहुत सारे लोगों के लिए ये न्यू टॉपिक है एक्चुअली, ठीक है। तो लाइक ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी आपने? ये कहाँ से लाइक आपके मन में आया कि यार मैं एज अ डिजिटल मार्केटर में कुछ करनी चाहिए, या कहाँ से आइडिया कहाँ से आया आपको इस चीज़ का? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने शुरू में नहीं सोचा था कि आई विल बिकम अ डिजिटल मार्केटर। देखिए, मैंने अपनी जब जर्नी शुरू करी ना, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी, तो जैसे आपने अभी अभी नाम लिया हनी सिंह पाजी का, तो शुरुआत में मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं उनके साथ काम करने वाला हूँ। ओह तो रियली? फॉर्चुनेटली मैं आपको कहानी बताता हूँ। हुआ क्या कि मेरे चाचू है, उनके फ्रेंड है, वो हनी सिंह जी के ना CA हैं। तो हनी सर के यहाँ जब उन्होंने कोई रिक्वायरमेंट देखी होगी तो मैंने उन्हें बोला हुआ था, मैंने कहा कुछ हो ऐसा जहाँ पे ट्रैवल हो, या फिर उस समय ना होटल मैनेजमेंट भी चल रहा था। मैंने कहा चाचू मुझे ना कोई ऐसी जॉब चाहिए जो मैं एंजॉय करूँ। आई डोंट वांट टू सिट इन ऑफिस, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग लाइक दैट। मुझे तो ऐसा काम करना है जो मैं एंजॉय करूँ। तो उन्होंने कहा कि कुछ आएगा तो मैं बताऊँगा बेटा। तो एक दिन मेरे पास ऐसे ही कॉल आता है कि एक इंटरव्यू है, इवेंट कंपनी है, करेगा?
तो मुझे ना आज भी हॉबी है इंटरव्यू देने की, तो मैं बाय हॉबी में चला गया। जब मेरा इंटरव्यू हुआ, उन्होंने मुझे हायर किया, मुझे ऐसे ही लग रहा था कि एक नॉर्मल इवेंट कंपनी है। 1-2 हफ्ते में मेरे पास कॉल्स आने शुरू हुए, सारी इंक्वायरी योयो हनी सिंह जी के लिए ही थी। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छी कंपनी है, योयो पाजी के इवेंट करवा रही है, यहाँ तो मज़ा आएगा। मुझे 1 हफ्ता या 2 हफ्ते के बाद पता चला कि ये खुद योयो हनी सिंह जी की कंपनी है। हाँ, बहुत बढ़िया। मुझे 1 या 2 हफ्ते बाद पता चला कि ये योयो हनी सिंह जी की अपनी कंपनी है। और जब मुझे पता चला, आई एम वेरी शॉक। और थोड़ा सा हमारा प्रोटोकॉल हुआ करता था व्हेन वी आर वर्किंग विद योयो हनी सिंह जी। तो हनी सर के साथ ना काम करते हुए हम वी आर वेरी लिमिटेड पीपल। मतलब हमारा जो मोस्टली काम है वो आउटसोर्स था। मतलब हमारी PR एजेंसी अलग है, हमारी सिक्योरिटी अलग है, लेकिन हम जो 10 लोग थे ना, दे आर वेरी इंटैक्ट। तो अब बाहर की कोई आदमी अंदर नहीं आ सकता, और अंदर का कोई भी खबर बाहर नहीं जा सकती। तो हमें ना ये बहुत ज़्यादा इंटरनल रहता था बेसिकली, बहुत इंटरनल क्लोज ग्रुप था। तो हमें ना चीज़ें अंदर ही अंदर रहती थी। तो मैंने अपने दोस्तों को भी नहीं बताया कि मैं ना हनी सिंह जी के साथ काम कर रहा हूँ। हुआ क्या कि 2 महीने के बाद एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, एंड टाल कटोरा स्टेडियम में 2012-2013 की बात है ये। तो एक इवेंट हुआ, माय फ्रेंड्स आर टॉकिंग अबाउट कि यार एक इवेंट हो रहा है, वहाँ पे ना योयो आ रहा है, योयो वहाँ जाना है। आई एम लिसनिंग। अब मैं ये सोच रहा हूँ उन्हें बताऊँ कैसे। तो मैंने कहा मैं आपके लिए ना टिकट अरेंज करवा दूंगा, एंट्री करवा दूंगा। और वो मेरे पे हंस रहे हैं, अरे तू इवेंट में क्या जॉब करने लगा, तुझे ये लगा कि तू योयो के टिकट हमें दिलवा देगा। दे लाफ एट मी एंड आई वाज लाइक, मैंने कहा मैं कैसे बताऊँ, आई एम वर्किंग विद हिम, तो आई एम स्टक इन अ प्रोटोकॉल। मैंने उन्हें बोला तुम आ जाओ, दिस इज माई कॉल, हाउ आई विल गेट यू इन। अब वो वहाँ पे आए, आके वहाँ पे बैठे, मैंने उन्हें फ्रंट रो दिलवाई, और उन्होंने मुझे स्टेज पे देखा, एंड दे आर लाइक कि हाँ यार ये तो बहुत बड़ा इवेंट मैनेजर ही बन गया है। उसके बाद फिर कहीं जाके मैंने 2 या 3 महीने के बाद अपने जो क्लोज फ्रेंड है उन्हें बताया। फिर वहाँ से जर्नी थोड़ी सी चेंज हो गई। आफ्टर हनी पाजी के साथ काम करके बहुत प्यार मिला, इज़ अ वेरी गुड मैन। मतलब वो अपने लोगों का ना बहुत ध्यान रखते हैं। कभी भी जैसे हम कंपनी में रहे ना, हमें ऐसा नहीं फील हुआ कि हम उनके एम्प्लॉई हैं। वी आर लाइक अ ब्रदरहुड। हमारा जो ग्रुप भी बना हुआ था ना, वो योयो ब्रदर्स के नाम से हो जाती है बेसिकली, बॉन्डिंग हो जाती है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि बहुत बड़े सुपरस्टार है, ही इज अ वेरी गुड, वेरी बिग सुपरस्टार, वेरी वेरी बिग। मतलब हमने वो ऑरा देखा है उनका। हमने देखा है कि एक इवेंट में मिक्का जी परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पे दिलजीत परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पे सुनिधि चौहान है, मतलब उदित नारायण जी है, कौन नहीं है उसमें। मैंने देखा है इतनी 10,000 पब्लिक है, देयर आर सो मैनी आर्टिस्ट हु आर कमिंग एंड परफॉर्मिंग, लेकिन जब पाजी आते हैं ना स्टेज पे, और जो हल्ला मचता है वहाँ पे, ओए होए होए, मतलब पता चलता है आपको कि हु इज द रॉक स्टार। आपको ना आपको मतलब हनी पाजी के इवेंट में जाके ना फील हो जाएगा उनका ऑरा क्या है। सर एक बात पूछना चाहता था, ये माफिया मुंदी, रफ्तार एंड ये सब लोग जो है, जो इनका ग्रुप था पाजी का, तो ये सब उस टाइम थे इनके साथ या नहीं थे, ये जानना चाहता हूँ बस। देखिए जब मैंने ज्वाइन किया तब तक तो ये सब खत्म हो गया था, सब लाइक मतलब दे आर वेरी फ्यू पीपल। आई मेट विद जे स्टार, आई मेट विद मनी औजला जी हुआ करते थे, है ना, मनी औजला थे उस समय, जे स्टार थे, अल्फाज पाजी, ओहो व्हाट अ मैन यार, बहुत अच्छे इंसान, बाय हार्ट सबसे अच्छे इंसान, बहुत ही नेक दिल। मतलब आप उनसे कुछ भी बोल दो, उनके अंदर वो है ही नहीं। मतलब जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं ना कि आपको हेजिटेशन होगी कि मैं कैसे बोलूँ, कि सर पिक्चर करानी है, सर आपके साथ खाना खाना है, सर आपके साथ, अरे आप कुछ भी बोलो उन्हें, ही इज सो डाउन टू अर्थ। और सारे लोग, मतलब हनी पाजी की भी मैं आपको बात बताऊँ, पीपल आर वेरी स्केयर कि नहीं यार पाजी के साथ फ़ोटो नहीं होगी, ये नहीं होगा। आप बोलो कभी, आप जाके कभी बोलो उन्हें पाजी एक फ़ोटो चाहिए, ही विल नेवर से नो, हाँ अनलेस एंड अनटिल ही इज़ ऑक्यूपाइड। क्योंकि हनी पाजी का क्या स्टाइल है ना, वेन एवर ही इज़ ट्रैवलिंग, ही इज़ वर्किंग, तो उनके दिमाग में म्यूजिक ही बज रहा होता है, उनके दिमाग में हमेशा वही ट्यून्स रहती है। तो हमारे को ना, मतलब जब हम उनके साथ ट्रैवल करते थे तो ही इज़ इनटू हिज ऑरा। ऐसे ही थोड़ा ही सुपरस्टार बन गए, एग्जैक्टली, ऐसे ही थोड़ा ही देसी कलाकार बन गए। एग्जैक्टली। ऐसे अभी मैं बात करूं विवेक बिंद्रा जी की, आपने उनके साथ भी काम करा है, राइट? या अब विवेक बिंद्रा जी के साथ, मतलब मुझे नहीं पता था कि मैं उनके साथ काम करने वाला हूँ। अगेन मैं अपनी बढ़िया जॉब कर रहा था, तो मुझे ना एक दिन ऐसी कॉल आता है कि सर एक इवेंट में आपने काम किया हुआ है, और हमारे सर हैं विवेक सर, और उन्हें एक पर्सनल मैनेजर चाहिए। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ।
तो पर्सनल मैनेजर इज समवन हु हैंडल ऑल द ऑपरेशंस, है ना। तो मेरे पास 2-4 इंटरव्यू हुए, मेरे 5 राउंड हुए विवेक जी के यहाँ। तो विवेक सर के यहाँ 5 राउंड होने के बाद मुझे नहीं पता था कि मतलब इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, क्योंकि मैं मिला नहीं था उनसे। तो एक दिन अचानक फिर मेरे पास कॉल आता है कि सर एक और इंटरव्यू है। तो मैंने उनके HR से बोला, मैंने कहा कितने इंटरव्यू लेने हैं? मैंने कहा आप बताइए। नहीं सर ये फाइनल है और आपसे विवेक सर मिलेंगे। मैं गया, उनसे बैठा, बात करी। विवेक सर इज़ ऑल्सो वेरी गुड पर वेरी शार्प, हाँ, वेरी शार्प फोकस ऑन द गोल। जब वो मुझसे मिले ना, मेरे से सवाल ही नहीं किए उन्होंने ऐसा कोई कि पढ़ाई से रिलेटेड या उन्हें कुछ ये जानना हो कि भैया आप कितना अचीवमेंट करोगे, जैसे आज की तारीख में लाइक यूजुअली आप इंटरव्यू के लिए जाओ, लाइक टेल मी अबाउट समथिंग अबाउट योरसेल्फ, योर एजुकेशन, योर बैकग्राउंड एंड ऑल। ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा मुझसे। अच्छा। उन्होंने मुझसे ना जितने भी साइकोमेट्रिक टेस्ट लिया उन्होंने मेरा, कि साइकोलॉजी कैसी है इसकी, ये पूछा कि हाँ बताओ कि तुम दिन में अगर कॉल्स आए तो कितनी कॉल उठा लेते हो, और अगर तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओ तो क्या करोगे। ही आस्क्ड मी समथिंग अबाउट माई प्रीवियस जॉब्स। मतलब उन्होंने मुझसे ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि मैं अपने प्रीवियस जॉब के बारे में अगर कुछ बैड फीलिंग रखता हूँ तो मैं उन्हें बता दूँ। पूछने का तरीका भी उनका 2-3 ऐसे ही थे। अच्छा, मुझे भी ऐसा लग रहा था, मैंने कहा सर क्यों पूछ रहे हैं ऐसा। लेकिन ऐसे हमारा 1 घंटे का इंटरव्यू चला, बहुत लंबा। और उसके बाद मुझे नहीं पता था कि मतलब आई एम सेलेक्टेड और नॉट, पर मेरे पास कॉल आया, उसके बाद मैं सेलेक्ट हुआ। सेलेक्ट भी ऐसे ही हुआ मैं, मेरे पास कॉल आया एक दिन कि आप फ्राइडे, मतलब थर्सडे को फ़ोन आया कि फ्राइडे को फ्री हो आप, मतलब अगले दिन थर्सडे को फ्राइडे को कॉल। मैंने कहा हाँ फ्री हूँ, कि आपकी ना कोलकाता की फ़्लाइट है, हम बुक करवा रहे हैं। मैंने कहा क्यों, कहाँ, कैसे? कह रहे नहीं वो विवेक सर आपसे मिलेंगे फ़्लाइट में। फ्लाइट के अंदर मिलेंगे? फ्लाइट के अंदर मिलेंगे वो। सो आपका जो वो इंटरव्यू होता है, जब फर्स्ट मैं कहता हूँ इंटरेक्शन जो हुआ था विवेक बिंद्रा जी से, वो फ्लाइट के अंदर हुआ था? नहीं हुआ तो उनके ऑफिस में था, लेकिन वो जैसे दोबारा मिलना चाह रहे थे तो उन्होंने कहा कि वो कोलकाता जा रहे हैं, आप उनके साथ कोलकाता चले जाओ, आपकी मीटिंग हो जाएगी। ही इज़ अ वेरी बिजी मैन, उनके पास नहीं है टाइम। तो फ्लाइट में फ़ोन ऑफ रहता है तो इज़ फ्री। तो उन्होंने कहा कि साथ में टिकट करवा दो, एक ट्रैवल पे चलते हैं, टूर पे, वहाँ पे काम भी हो जाएगा और बात भी हो जाएगी। तो मैं जब वहाँ पे गया तो आई एम नॉट अपॉइंटेड, बस मैं वहाँ पे गया उनके साथ। वहाँ पे उन्होंने रास्ते में बात करी, उन्होंने सारी बातें पूछी, समझाई, और उसके बाद फिर हम इवेंट के बाद मिले। फिर हमारा एक इवेंट था पटना में 1-2 महीने बाद, देन पूरी टीम मीटिंग थी उसमें। तो उन्होंने बोला कि देखो यार प्रियांक को हमने ऐसे ऐसे अपॉइंट किया है, और प्रियांक की हमें एक बात बड़ी अच्छी लगी कि प्रियांक ना अपने प्रीवियस एम्प्लॉय की बुराई नहीं करता। जहाँ से इसने जॉब छोड़ी है, मोस्टली आजकल हर आदमी उसके बारे में बुराई करने में लगा है, पर प्रियांक की सबसे अच्छी बात हमें ये लगी कि वो ना अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर की बुराई नहीं करी उसने। मैंने बहुत बार ट्राई किया कि प्रियांक कुछ बोले, कुछ बताए, कुछ ऐसी बात निकलवाने की कोशिश करी आपसे। पर उन्हें यही बात बड़ी अच्छी लगी। एंड थ्रू आउट द जर्नी मैंने जब तक विवेक सर के साथ काम किया ना, तो बहुत ही अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहा। मतलब ही इज़ वेरी टाइट, हाँ, एकदम ऐसे पकड़ के रखते हैं सारे एम्प्लॉय को, इमोशनली भी एंड प्रोफेशनली भी। अब प्रोफेशनली से क्या मतलब है, काम करवाते हैं। मतलब उनका तो यही, मतलब वो बोलते भी अपनी वीडियोस में, मैं सच बता रहा हूँ, I've seen his videos as well. रगड़ देते हैं एम्प्लॉयज को, रगड़ के सोना बना देते हैं। अगर आपको कोई भी आदमी हायर करना है ना, और वो आदमी अगर बड़ा बिजनेस में जॉब कर चुका है, हायर हिम, दैट पर्सन नो हाउ टू गेट थिंग डन। उस आदमी, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे साथ कितने लोगों ने काम किया है। वी स्टार्टेड विद अ वेरी स्मॉल रूम, एक बहुत छोटे ऑफिस से हमने शुरू किया था। बहुत बड़ा हॉल था, एक ही फ्लोर था, उस पर सब लोग बैठते थे। आज की तारीख में मेरे सामने बहुत सारे लोग हायर हुए, मतलब CEO मेरे सामने हायर हुए, CEO विवेक सर के साथ जितने भी लोग हैं मेरे सामने हायर हुए। उनमें से कोई भी आदमी आप उठा लो, दे आर जेम, दे नो हाउ टू। तो सर इन ऐसी पर्सनालिटी के साथ रहना अपने आप में एक अचीवमेंट है पहले तो, ठीक है। एंड दूसरी बात ये चाहूँगा आपसे पूछना कि ये जर्नी स्टार्ट करते हुए आपने अपनी एकेडमी कहाँ पे स्टार्ट करी? आपने पढ़ाना शुरू करा, यू बिकेम अ टीचर, आपने 1500 से ऊपर बच्चों को पढ़ा दिया, ठीक है, मुझे पता लगी ये वाली बात। एंड लिटरली मैंने देखा भी, ठीक है, इस चीज़ को मैंने ऑब्जर्व भी करा। तो ये चीज़ कहाँ से आ गई, पढ़ाना क्यों, वाई टीचिंग? देखिए हमारे इंडिया में ना ये हमेशा बोला जाता है कि मास्टर जी वाला कल्चर है ना, मास्टर जी को कोई बहुत अच्छा नहीं मानता। एंड मतलब अच्छा इन अ सेंस कि मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हाई पेइंग जॉब नहीं मानता। एग्जैक्टली, ठीक है ना, हर आदमी ये चाहता है कि मैं MNC में जॉब करूं, हर आदमी ये चाहता है मैं पैसे कमाऊं।
मास्टर जी वुड बी द लास्ट ऑप्शन कि चलो बेटा जॉब नहीं मिली तो मास्टर बन जाओ। लेकिन मेरा ना एम अलग है। आपकी लाइफ की मेंटालिटी क्या होनी चाहिए, मानसिकता क्या है आपकी, उससे आपका करियर डिसाइड होता है। अभी अभी रिसेंटली मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। अभी रिसेंटली रतन टाटा जी एक्सपायर हो गए। जी। वी आर वेरी सैड फॉर हिम, ठीक है। Exactly. लेकिन अब अगर आप देखा जाए तो आप उनके जाने के बाद उन्हें किन बातों से याद रखते हो। रतन जी जब यहाँ से गए हैं तो वो इतनी सारी बातें अपने पीछे छोड़ के गए हैं। आप मुझे एक आदमी बताओ हु आर सेइंग एनी नेगेटिव वर्ड फॉर हिम व्हेन ही इज अलाइव एंड व्हेन ही इज नॉट अलाइव। आई थिंक नोबडी नोबडी। हियर। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप अपने आप से पूछें कि व्हाट आर यू स्टैंड फॉर एंड व्हाट यू शुड बी नोन फॉर। आप किन चीज़ों के लिए खड़े हो, आपकी इस दुनिया में अगर आप आए हो, इतने बड़े यूनिवर्स में, तो आप क्यों आए हो, और आप जाओगे या आपको पहचाना जाएगा तो किन कारणों से पहचाना जाएगा। आफ्टर एक्वायरिंग सो मच नॉलेज, मैं विवेक सर के साथ रहा, मैं हनीपा जी के साथ रहा, जितने भी मेरे सीनियर रहे उन्होंने बड़ा हेल्प किया और इतनी सारी चीज़ें मुझे सिखाई है। ये सीखने के बाद मुझे ना एक टाइम ऐसा आया, मुझे रियलाइज़ हुआ कि वट एवर आई हैव गेन आई शुड गिव इट टू माई पीपल। मतलब जितना आपने सीखा है, अगर आप वो किसी को सिखा के नहीं जा रहे हो ना, तो ये इकोसिस्टम मेंटेन नहीं हो रहा है। एंड दिस इज द लाइफ लेसन। आपने अगर कुछ भी कभी भी सीखा है ना कि ज्ञान बांटने से ही मतलब बढ़ता है। बिल्कुल सही। तो अगर आप इसे नहीं बांटोगे ना, मेरा ज्ञान अगर आपको आज थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ यार प्रियांश सर पे कुछ है, तो आप ये माने ये उन्हीं सारे बच्चों का कृपा है, उन सारे बच्चों की दुआ है। आज 1,500 से ज़्यादा बच्चे पढ़ा दिए, कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, अपने आप फ़ोन आते हैं उनके, सर आज मैं इस कंपनी में हूँ, सर आपकी याद आ रही है, सर एक प्रॉब्लम हो गई। अभी भी मैं आपके पॉडकास्ट में आ रहा था, 2 बच्चों के फ़ोन आए। तो मेरा नियम है आज भी, जो भी बच्चा कभी भी फ़ोन करे, उसके फ़ोन भले मैं पिक ना कर पाऊँ, पर ऐसा कोई फ़ोन कॉल नहीं है जो अनआंसर्ड हो। ऐसा नहीं है कि बच्चा मुझे अप्रोच कर रहा हो, मैं कह रहा हूँ टाइम नहीं है। भले ही मैं अपने 2 काम छोड़ सकता हूँ, बच्चे को नहीं छोड़ सकता। भाई तो बहुत अच्छी बात है सर। बाकी बात करूं कि आजकल जो माहौल मैं कह दूं तो बेसिकली वो टीचर्स के लिए इतना है नहीं, लाइक यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बात मैं और जानना चाहता हूँ, लाइक आपका जो दोनों एक्सपीरियंस रहा हनीपा जी के साथ और विवेक बिंद्रा जी के साथ, सीखने को किसके साथ ज़्यादा मिला? पाजी के साथ ज़्यादा सीखने को मिला या विवेक बिंद्रा जी के साथ ज़्यादा सीखने को मिला? देखिए, नॉलेज की अगर आप बात करोगे तो विवेक सर के साथ रह के बहुत हमने एजुकेशन में बहुत सारा सीखा। लाइफ की अगर आप बात करोगे तो योयो पाजी से ऊपर कोई नहीं है। ओके। अच्छा, एक बात बताइए मेरे को, अगर कोई स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट, लाइक आपने कहा कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है बेसिकली, तो अगर कोई स्टूडेंट चाहे डिजिटल मार्केटिंग को सीखना, ठीक है, ये है क्या, तो लाइक वो कहाँ जा सकता है? क्या 12th के बाद कर सकते हैं इसे, या 10th के बाद ही कर सकते हैं, या फिर इसके लिए कोई स्पेसिफिक एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कर सकता है इसे? तो लाइक कहाँ से, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम ये चीज़ सीख सकते हैं? देखिए, आज की तारीख में तो मैं अपनी एकेडमी चला रहा हूँ। मेरी एकेडमी का आप कभी भी ब्रोशर उठा लेना, मैंने दूसरे पन्ने पे ये लिखवाया हुआ है कि कोर्स के साथ भी, कोर्स के बाद भी। तो हम तो बच्चों के साथ ही रहते हैं। अब अगर सीखने की बात है और आपका ये सवाल है कहाँ से सीख सकते हैं, कहाँ से सीख सकते हैं? तो आज की तारीख में बहुत सारे बच्चे यूट्यूब से सीख रहे हैं। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो यूट्यूब इज़ द फर्स्ट प्लेटफॉर्म। यूट्यूब पे जाइए, वहाँ से सीखिए, फ्री में है सब कुछ, बहुत सारी वीडियो मिलेगी। हमारा भी प्रेनिक अकेडमी का चैनल है यूट्यूब पे, आप फॉलो कर सकते हो। आई हैव ऑलरेडी फॉलोड प्रेनिक अकेडमी। धन्यवाद। मैंने जब भी आपका वेबसाइट भी देख लिया, जब तो मैंने कहा, मैंने आपका वेबसाइट भी देखा, आपका पूरा प्रॉपर प्रोफाइल देखा, उसके बाद मेरे को लगा यार ये एक बंदा, ये कोई कुछ है इसके अंदर, ये नहीं कर सकता इतनी सारी चीज़ें। थैंक यू। अब ऐसे में क्या है कि अगर आपको लर्निंग पैटर्न अपना बनाना है, तो हाउ टू बिल्ड योर लर्निंग पैटर्न, आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या मुझे यूट्यूब से समझ आ रहा है या नहीं। यूट्यूब से अगर आपको समझ आ रहा है तो प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल जितना करोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे। तो यू डोंट नीड एनी फीस और यू डोंट नीड टू अफोर्ड एनी बिग एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूट, मैं ये बोलता हूँ साफ। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रहा है और आप यूट्यूब से नहीं सीख पा रहे हो, देन आई डेफिनेटली रिकमेंड फाइंड अ गुरु फॉर यू। कोई एक गुरु होना चाहिए जीवन में। कहते हैं ना, डूबती नैया पार लगाएगा अगर गुरु आपके साथ हो जाएगा। अगर आपके साथ गुरु है तो जहाँ पे भी आप गलत जाओगे ना, वो आपको पकड़ के सीधा कर देगा। जहाँ पे भी आपका हाथ कांपेगा ना, वो आपका हाथ पकड़ लेगा। जहाँ पे भी आपको ऐसे लगेगा ना ये हो नहीं पाएगा, गुरु आपके साथ होगा तो वो हो जाएगा। हो जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड अ गुरु इन योर लाइफ।
मैंने भी अपने जीवन में अपने गुरुओं से सीखा है ना, तो मैं बच्चों को भी ये रेकमेंड करता हूँ कि आप अगर कोई अच्छा गुरु पकड़ो, और गुरु चूज कैसे करें। जैसे आज की तारीख में बहुत सारे बच्चों का ये भी मेरे पास भी कमेंट आता है कि हमारी काउंसलिंग होती है, उसमें भी बच्चे पूछते हैं कि सर मैं इंस्टीट्यूट कैसे सेलेक्ट करूँ। एग्जैक्टली है ना, कि मैं कैसे एक इंस्टीट्यूट को फाइनल करूं, कि आज की तारीख में तो सब अपनी तारीफ कर रहे हैं, एवरीवन इज सेइंग मैं अच्छा, कोई अपने आप को बुरा नहीं बोलेगा जी। तो देखो, पिक करने का सिंपल तरीका है, इंस्टीट्यूट के बेस पे नहीं, अपनी काबिलियत के बेस पे पिक करो। ये देखो कि मेरे को क्या अच्छा लगता है। आई एम वेरी गुड इन स्पोर्ट्स, आई एम वेरी गुड इन कैलकुलेशन, आई एम वेरी गुड इन थ्योरी, आई एम वेरी गुड इन आइडिया मैन हूं मैं, आई एम वेरी गुड इन स्किल मैन हूँ, नई स्किल सीख जाता हूँ, कुछ भी काम कराओगे फटाफट कर दूंगा। तो आपको पिक करनी चाहिए अपने काबिलियत के बेस पे एजुकेशन। मैं इसी अपने सवाल पे आना चाह रहा था अभी, लाइक सर कहते हैं, मैंने अभी गूगल पे लाइक सर्च करा था, गूगल पे नॉर्मल सर्च करा था विच इज़ द बेस्ट करियर ऑप्शन, तो आजकल डेटा साइंस का सबसे ऊपर आया ना, डेटा साइंस, देन स्टॉक मार्केट, देन डिजिटल मार्केटिंग। हाँ ठीक है, तो 3 इसमें से आप मतलब अगर प्रेफर करेंगे किसी को, ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग, यू आर डिजिटल मार्केटिंग पर्सन, लेकिन व्हाट इज बेसिकली डेटा साइंस, क्या है, क्या लाइक ये मैं अभी खुद पर्सनली जानना चाहता था, ये है क्या चीज़? देखिए, ये सब ना करियर ऑप्शन है। आज की तारीख में ना आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा वेयर वी आर स्टैंडिंग, हम कहाँ पे खड़े हैं। देखिए, जब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, जब भारत आज़ाद हुआ और हमारी बहुत सारे अलग अलग देशों से लड़ाई हुई, तो हमारे यहाँ ना पैसों की कमी थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम इतने फाइनेंशियली साउंड नहीं थे, जीडीपी इतनी ऊपर नहीं थी, तो रोटी कपड़ा मकान के लिए ना थोड़ी सी मारामारी थी। तो अगर आप 70s और 80s वाला टाइम देखोगे, या 60s 70, ये चाइना से युद्ध हुआ, पाकिस्तान से युद्ध हुआ, युद्ध होता है तो पैसे लगते हैं, और पैसे लगते हैं तो गरीब होता है देश, इन्फ्लेशन आ जाता है। अब हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल था। तो 70s वाले जो लोग थे वो रोटी कपड़ा मकान के लिए परेशान थे। लेकिन हमारा भारत इतना अच्छा है, विकास भारत है, विकसित भारत है, कि उसने ना 10-12 साल में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। उसके बाद जो बच्चे 90s में पैदा हुए, दे आर डेफिनेटली लुकिंग फॉर गुड एजुकेशन। आप जितने भी 90s बॉर्न बच्चे हैं ना, उनसे ये पूछो, उन्हें एक डायलॉग जरूर पता होगा कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। बनोगे नवाब। Exactly. अब ये वाला जो डायलॉग है ना, ये 90s वालों का है जी। उन्हें ये पता चल गया था कि अब अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो रोटी कपड़ा मकान की प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर दी। आज की तारीख में वी हैव अ शेल्टर, वी हैव अ क्लोथ, वी हैव अ फूड एट होम। अब हमें पढ़ाई करनी है अच्छी जॉब लेने के लिए, अच्छी जॉब लेने के लिए मुझे महंगा थोड़ा सा अच्छा प्रोफाइल करना है। तो 90s वाले बच्चे आर स्टडिंग फॉर डिग्रीज, कि हाँ यार MBA बन जाओ, पोस्ट ग्रेजुएट करो, IIT करो, IIMs करो। तो जितने भी 90s वाले हैं ना, दे आर मैड फॉर डिग्रीज। ठीक है, कि डिग्री ले लो, एक बार डिग्री होगी तो जॉब होगी, ये फिलॉसफी थी। लेकिन अब जमाना बदलता है ना, आपको ना जनरेशन काउंट करनी आनी चाहिए। हर 20 साल के बाद ना जमाना बदलता है। तो जितने भी ये 2000 से पहले मिलेनियर्स बोलते हैं इन्हें, और उसके बाद जेनजीज बोलते हैं ये बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रहा है। और जितने भी जेनजीज है, जमाना उनके लिए बदल गया है उनके लिए जमाना बदल चुका है गाइस। आज की तारीख में एजुकेशन इज नॉट द ओनली फैक्टर विच कैन गिव यू अ जॉब। मैं आपसे ईमानदारी से एक बात बोलता हूँ कि अगर आज आपके हाथ में बीटेक या MBA की डिग्री है और वो डिग्री लेके आप किसी भी कंपनी में जाते हो, क्या जॉब मिल जाएगी बच्चों को? क्या आप ये गारंटी से बोल सकते हो कि डिग्री लेके एक बच्चा जॉब ले पा रहा है? आई थिंक नो सर, मैं बड़ा ही दुखी हुआ अभी जान के कि तकरीबन 2 लाख MBA और बीटेक डिग्री वाले बच्चों ने बैंक क्लर्क वाले एग्जामिनेशन दिए। सर, दिस इज वेरी सैड फॉर इंडिया। यार, आपने एक पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, यू आर ऑन सच अ हाई लेवल एजुकेशन, है ना, इससे ऊपर तो फिर डॉक्टरेट ही आता है बस। डॉक्टरेट इतनी हाई एजुकेशन लेने के बाद आप बैंक में क्लर्क की पोजीशन पर, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग, है ना, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि किसी के डिसरिस्पेक्ट हो, लेकिन अगर आपको ये क्लर्क वाला ही करना गोल लेके चलता है कि लाइक मैंने बीटेक करा है तो लाइक मेरे को इंजीनियरिंग में जाना है या कुछ और अच्छा कुछ अचीव करना है, तो दैट्स वी कैन अंडरस्टैंड। तो मेरा अब यही है कि अगर आपको अच्छी एजुकेशन लेके मार्केट में जॉब नहीं मिल पा रही है, तो उसके ये रीजन है कि जॉब्स आर नॉट बेस्ड ऑन डिग्री नाउ डेज। आज की तारीख में जॉब्स डिग्री के बेस पे नहीं, स्किल के बेस पे मिलती है।
मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप कोई डिग्री लेके कंपनी में जाओ, शायद आपको जॉब ना मिले, लेकिन आप स्किल लेके जाओ कि सर मैं आपकी वेबसाइट बना के दे सकता हूँ, सर मैं आपका SEO करके दे सकता हूँ, सर मैं आपके लिए ना सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल कैंपेन, फेसबुक कैंपेन, अफिलिएट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, सर 70+ मॉड्यूल है जो हम पढ़ाते हैं अपनी एकेडमी में। ओके, उनमें से मैं कह रहा हूँ बच्चा कोई भी 20-25 कर ले और ये स्किल जाके कंपनी में बता दे कि मैं ये वाला काम जानता हूँ, जॉब मिल सकती है और मिलती है बच्चों को। ये स्किल के बेस पे बच्चों को जॉब मिलती है, डिग्री के बेस पे नहीं मिलती है। तो आज की तारीख में ना आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे क्या डिग्री और क्या स्किल। मैं कह रहा हूँ ग्रेजुएट इज ऑल्सो ओके, मैं ये नहीं कह रहा कि पोस्ट ग्रेजुएट वाले बच्चों ने गलत किया, पर मैं कह रहा हूँ ग्रेजुएशन करके एक स्किल एक्वायर करो। स्किल बेस्ड जॉब मतलब स्किल वाले कोर्स आप कोई भी उठाओगे 6 महीने का, 1 साल का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो 3 साल की ग्रेजुएशन, बच्चे ने 17 साल 16 साल में 12वीं पास करी, 3 साल में उसने ग्रेजुएशन करी, उसकी उम्र 19 या 20 साल, 1 साल उसने ग्रेजुएशन में और लगा दिया, मान लेते हैं 21 साल, फिर उसने 1 साल का कोई कोर्स किया, 22 साल का बच्चा जॉब पे लग जाएगा। लेकिन अगर आप पूरा लाइफ साइकिल एक MBA या BTech वाला ट्रैक करोगे ना, तो वो 24 या 23 साल की उम्र में जॉब पे लगता है। ठीक है, अब सर 24 साल की उम्र में आप खड़े हो डिग्री लेके और दूसरी तरफ एक बच्चा खड़ा है 3 साल का एक्सपीरियंस लेके, किसका पलड़ा भारी है, एक्सपीरियंस वाला या डिग्री वाला? एक्सपीरियंस। सो सर करियर ऑप्शंस के लिए क्या चुने, डेटा साइंस, स्टॉक मार्केट या फिर डिजिटल मार्केटिंग? देखिए तीनों लाइन अच्छी है। तीनों लाइन में आपको ये देखना है कि आपका स्किल सेट क्या है। अगर आपको कैलकुलेशन में मन लगता है और आप नंबर गेम बहुत अच्छे से समझते हो, गो फॉर स्टॉक मार्केट, अच्छी पढ़ाई है, पैसा बनाने वाली है, ठीक है। Yes. लेकिन पैसा लगाना भी पड़ेगा। अगर आपकी जेब में 2-4 लाख रुपए नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल है, भूल जाओ फिर स्टॉक मार्केट। और मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपने 2-4 लाख रुपए लगा भी दिए इसमें, तो थोड़ा सा रिस्क है कि पैसा जा सकता है। तो देखो, मैं ना बच्चों को गलत गाइडेंस आज तक नहीं दी। आप इसे पिक करो अपनी नेसेसिटी और अपने अवेलेबल रिसोर्स के बेस पे। आपकी जेब में पैसा है, आपके पास टाइम है, गो फॉर स्टॉक मार्केट कोर्स करने के बाद पैसा लगाना ही पड़ेगा। कोर्स करने के बाद अगर पैसा नहीं लगा रहे हो तो पढ़ाई वेस्ट हो गई, किसी और का पैसा लग रहे हो और वो पैसा डूब गया तो नाम खराब हो गया। तो रिस्क है थोड़ा सा। अगर ये रिस्क हैंडल कर सकते हो और पैसा लगा सकते हो, जाओ इस फील्ड में, बहुत अच्छा पैसा बनता है। देयर आर सो मैनी, मेरे ही अपने स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोज एंड कॉन्स। सेकेंड, यू आर टॉकिंग अबाउट डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट, ये 2 अलग अलग प्रोफाइल होती है। मैं पहले इसमें बाइफर्गेशन कर देता हूँ। एक आदमी जो बिग डेटा पे काम करेगा, बिग डेटा मतलब 5 लाख 10 लाख लोगों का डेटा। डेटा में क्या क्या होता है, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, सिटी, प्रेफरेंस, जेंडर, मैरिड है या नहीं, कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे रहता है, बैंक कौन सा है, राशन, आधार कार्ड, पता नहीं कितनी फील्ड्स होती है सर, इतना बड़ा होता है। आप उसे देखोगे ना, आपका दिमाग घूम जाएगा एक आदमी का डेटा चेक करने में। जी। हर कंपनी के पास ये डेटा है, उस डेटा को एक एक करके आप नहीं देखोगे, तो उसमें ना लुकअप्स लगते हैं, वी लुकअप, एच लुकअप, और उसके बाद फिर फॉर्मूलास लगते हैं, उन्हें एनालाइज किया जाता है। उन्हें एनालाइज करके अगर आपका बॉस बोले कि मुझे ये देख के बताओ कितने लोगों ने नवंबर के मंथ में हमारे से सामान लिया है और वो सामान ऑनलाइन पेमेंट मोड ICI बैंक के थ्रू लिया गया है, तो आप देखो फ्लिपकार्ट का ये डेटा है तो कितने लोगों का होगा, 1 करोड़ लोगों का डेटा होगा। और उतने लोगों में से मुझे ये निकालना है कि ICICI बैंक वाले कितने कस्टमर है ना। हाँ। अब ये कहाँ पे काम आता है, बैंक के साथ फ्लिपकार्ट का मर्जर, ऐसे टाई अप होता है। आप देखो कोई भी बिग बिलियन सेल आती है तो कोई ना कोई बैंक उसे स्पॉन्सर कर रहा होता है। जैसे अभी अभी गई है, उसमें SBI बैंक है। हाँ जी। अभी अगले वाली आएगी ना, उसमें SBI नहीं होगा, उसमें होगा HDFC, ICI। तो ये किस बेस पे हो रहा है, ये इस बेस पे हो रहा है कि भाई हमारे पास ये क्रेडिट कार्ड वाले यूजर है। मैं आपको अमेजॉन का प्रोस्पेक्टिव समझाऊं। अमेजॉन ने बोला कि भाई चलो सेल लगा दो, और उसने कोई ऐसा कार्ड लगा दिया, मैं बोलता हूँ अमेरिकन एक्सप्रेस। अमेरिकन एक्सप्रेस से लोग शॉपिंग नहीं करते, तो कम शॉपिंग होगी ना अमेजॉन पे, क्योंकि लोगों को कैशबैक नहीं मिला, सेल फ्लॉप हो जाएगी।
तो मैं क्यों अमेजॉन होते हुए ऐसा स्कीम निकालूंगा? मुझे तो सेल को बूस्ट करना है ना बिग बिलियन डे में। एग्जैक्टली। मुझे तो ज्यादा ज्यादा सेल चाहिए। यहाँ पे ये नंबर बताएगा डेटा एनालिस्ट, ये है प्रोफाइल। मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ, मतलब ऐसे डिटेल में नहीं। नाउ डेटा साइंटिस्ट क्या होता है? डेटा साइंटिस्ट ये होता है जो इस नंबर को ले एक अच्छे प्रेजेंटेबल फॉर्म में बनाए और कंपनी को फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव बताए कि सर आने वाले टाइम में इस एरिया में मोमो की दुकान लगा ली जाए तो बहुत फायदेमंद है। सो बेसिकली ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है, मतलब उसको एनालाइज करके डेटा हाँ, को मतलब एनालाइज मोटा मोटा करके आउटलाइन ले लो, ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। डेटा एनालिस्ट करंट डेटा को एनालाइज करता है, बस उसे मेंटेन करना सब बहुत बड़ा काम है, वही काम है। लेकिन इसमें आप अपने आप सोचिए ना कि अगर आप डेटा एनालिस्ट की प्रोफाइल पे हो, इतना बड़ा डेटा फ्रीलांस पे तो मिलेगा नहीं। आप ये सोचो कि कोई कंपनी मुझसे फ्रीलांस करवा ले या मुझे प्रोजेक्ट मिल जाए जो मैं घर बैठ के कर लूँ, नहीं, ये वाली जॉब नहीं मिलती है इसमें। आपको MNC फाइंड करनी पड़ेगी, ऐसी कंपनी चाहिए जिस पे बिग डेटा हो। लाइक अभी जैसे आपने जोमेटो का नाम ले लिया, तो Zomato जोमेटो है। में जॉब करनी होगी उसके लिए, जब भी आपको डेटा पता लग पाएगा MNC उसका। में जॉब करनी पड़ेगी, MNC तो में। आपके पास स्कोप क्या रहता है? तो देखिए, जवाब बिल्कुल सिंपल सा है। अगर आप स्टॉक मार्केट की फील्ड में जाते हो तो रिस्क है पैसा लगाने का और पैसा गंवाने का। फायदे भी है, नुकसान भी है, फायदे ठीक भी है। नुकसान भी। डेटा एनालिस्ट में बहुत अच्छी जॉब मिलती है, पैसा अच्छा मिलता है, MNC में आप काम करोगे। लेकिन कितनी जॉब्स अवेलेबल है पहले ये पता लगा लो, और आपका नंबर आएगा या नहीं ये पता लगा लो, और अगर नंबर नहीं आया तो व्हाट्स द प्लान बी? आई थिंक यही लोग जानना चाहते हैं इस बारे में। तो अब ऐसे में ही अगर आपके पास प्लान बी नहीं है तो इसमें फ्रीलांस इतने आराम से अवेलेबल नहीं है। अब मैं तीसरा एस्पेक्ट बताऊं डिजिटल मार्केटिंग का, तो वहां पे आपके पास ये तीनों ऑप्शन अवेलेबल है। जॉब्स भी अवेलेबल है, क्योंकि हाई टिकट साइज जॉब नहीं है तो लो टिकट साइज मिल जाएगी। फ्रीलांस अवेलेबल है, किसी के लिए भी घर बैठे वेबसाइट बना सकते हो, SEO कर सकते हो, सोशल मीडिया हैंडल कर सकते हो, कैंपेन चला सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, है ना, अपने लिए काम कर सकते हो, ब्लॉग इन यूट्यूब चैनल। तो आपके पास पैसे का एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तीसरा, इसमें अपनी कंपनी शुरू कर सकते हो। आज की तारीख में आप कोई से भी उद्योगपति हो, आप कोई सी भी फील्ड में काम कर रहे हो, उसमें डिजिटल मार्केटिंग चाहिए ही चाहिए। पर मैं आपको सिंपल सा एक बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि आपका दूध का व्यापार है ना, आप ग्वाले हो, आप दूध बेचते हो, ठीक है। अब आपको अपने बिजनेस को बड़ा करना है जी सर। आपने पढ़ाई करी डेटा एनालिस्ट की, अब डेटा एनालिस्ट उस दूध वाले बिजनेस में मिला दो, क्या बिजनेस बड़ा हो जाएगा? आई थिंक डेटा होना चाहिए उसके लिए मेरे पास। डेटा हो तो मैं काम करूंगा फर्स्ट। सेकंड, अगर डेटा एनालिस्ट ने ये बता भी दिया कि हाँ भाई दूध यहाँ पे बिकेगा, तो उसने केवल बताया, किया तो नहीं। किया नहीं। मैं दूसरी तरफ अब नाम ले रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग का। एक मार्केटर अच्छी नॉलेज लेके इसी दूध वाले बिजनेस में घुस जाए, फैमिली रन बिजनेस है, मेरे चाचा करते हैं, मेरे पापा करते हैं, मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखता हूँ, पापा को सपोर्ट करूँगा, तो विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग मैं इस दूध को बिकवाने में हेल्प कर सकता हूँ। मैं ऑनलाइन पोर्टल बना सकता हूँ, मैं ऑनलाइन रजिस्टर करवा सकता हूँ। आज की तारीख में इतने सारे बिजनेस डेवलप हो रहे हैं, वो डेटा साइंस के बेस पे नहीं, डिजिटल मार्केटिंग के बेस पे डेवलप हो रहे हैं। हाँ, जैसे कि हमने पहले अपने इंट्रो में कहा कि 50 से भी ऊपर। सर मेरे पास देखिए ना, मेरे पास इतनी सारी नॉलेज है जी, मैंने ये सब छोड़ के डिजिटल मार्केटिंग पिक किया। क्यों किया होगा? कोई तो वजह होगी, कोई तो वजह है इसके पीछे। आप कोई भी व्यापार पकड़ लीजिए, आज की तारीख में हर बिजनेस के अंदर डिजिटल मार्केटिंग है, और विदाउट डिजिटल मार्केटिंग कोई भी बिजनेस आज की तारीख में बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं है। एवरी बिजनेस नीड डिजिटल मार्केटिंग। यू कैन लर्न अदर स्किल ऑल्सो, लेकिन मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो स्टॉक मार्केट का कोर्स करने के बाद डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको प्लान बी पे रखना है, सीखनी है डिजिटल मार्केटिंग, तो नंबर 1 पे सीख लो ना, फर्स्ट प्रायोरिटी देके। 70+ मॉड्यूल पे जैसे हम पढ़ा रहे हैं, तो 70 स्किल आपको सिखा दी, एक नहीं सिखाई, 70 सिखाई। 70 में से अगर बात नहीं बनी तो आपका प्लान भी है ना, पहले तो ये 70 पूरी कर लो। इन 70 में से कोई 20-25 भी करोगे तो करियर ऑप्शन है। सर मैंने एक नई चीज़ देखी इसके अंदर, अभी लाइक मैं रिसर्च कर रहा था थोड़ा बहुत डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था ऑन द यूट्यूब, करीब बच्चे हम। तो इसके अंदर एक नया एक फीचर आया है AI। व्हाट इज़ बेसिकली AI? ये इससे मर्ज कैसे, कहाँ से आ गया ये? अब देखिए, आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बहुत सारी चीज़ें AI पे आ गई हैं, और
एआई के बिना आने वाले टाइम में शायद बहुत सारी चीज़ों का फ्यूचर भी नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल उसी तरह से आई है जैसे आज से कुछ 40-50 साल पहले कंप्यूटर आया था। ओके। बहुत सारे लोग ऑफिस में काम करते थे, उनके जॉब चली गई क्योंकि कंप्यूटर आ गया। 10 लोगों का काम नहीं, 100 लोगों का काम एक कंप्यूटर कर सकता है, एक मशीन कर रही है, एक मशीन कर रही है। यस। तो बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई। अब मान लेते हैं, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज से 2 साल पहले एसईओ के अंदर बहुत बड़ी टीम हुआ करती थी, मेरे पास भी थी, जहाँ पे हम मान लेते हैं कि 4 लोगों को इसी काम पे लगाया है कि पूरे दिन में ब्लॉग लिखना है। और वो 4 लोग मिलके पूरे दिन में 2 या 3 ब्लॉग ही लिख पा रहे हैं। आज की तारीख में वही ब्लॉग एआई की मदद से 1 मिनट में लिखा जा रहा है। ओके। 4 लोगों की जॉब गई। सर मैं ये कह रहा हूँ कि कंप्यूटर आया तो बहुत सारे लोगों की जॉब गई, एआई आया तो बहुत सारे लोगों की जॉब गई, लेकिन जॉब उसकी गई जिसे कंप्यूटर चलाना नहीं आता था। और इसी तरह आज की तारीख में जॉब उसकी जाएगी जिसे एआई चलाना नहीं आता होगा। जिन लोगों ने कंप्यूटर चलाना सीख लिया उन लोगों के लिए जॉब और बनी। और इसी तरह आज की तारीख में अगर आप एआई चलाना सीख जाओ तो मार्केट में जॉब्स की कमी नहीं है। इतने सारे लोग बोलते हैं कि फोटोग्राफर की जॉब चली जाएगी, ग्राफिक डिजाइनर की जॉब चली जाएगी, वीडियोग्राफर तो अब किसी काम के नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ आज की तारीख में एक ग्राफिक डिजाइनर और वीडियो एडिटर हायर करके बताओ आप। सर इतना ज़्यादा ये वाला जो हायरिंग प्रोसेस है ना, क्योंकि मैं कंपनी चला रहा हूँ मुझे पता है कितना मुश्किल है। ग्राफिक डिजाइनर मिलने को तैयार नहीं है, और जो आ रहे हैं ना उनके पास इतना काम है कि वो आपके यहाँ टिक के काम ही नहीं करेंगे। तो एआई के आने से जॉब गई नहीं है और डेवलप हुई है। जैसे हमारे कंप्यूटर्स आने के बाद भी और ज़्यादा मतलब लोगों में जागरूकता फैली। पहले कंप्यूटर के आने, फिर उसके लिए जॉब्स भी अवेलेबल हुई। सर काम आसान हो गया ना, काम आसान हो गया बस लोगों के लिए। पहले जैसे मान लेते हैं, सिंपल सी बात बताऊं आपको कि मुझे वॉइस ओवर चाहिए, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है लेकिन मुझे अपने ब्रांड के लिए आवाज़ चाहिए। आप 11 लैब पे जाइए, 11 लैब पे जाके आप कोई भी आवाज़ बना सकते हो। ओके। आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, इंटरव्यू का रिज्यूमे प्रिपेयर करना है, सब एआई के थ्रू हो रहा है। ऑलराइट। apply.ai वेबसाइट है, उसके ऊपर तो एआई के बेस पे आपका एक अवतार बना दिया और अवतार ही इंटरव्यू दे रहा है। तो वाह, वेरी गुड, फिर तो जॉब मिल गई पक्का। जॉब मिल गई आपको। तो सर इस तरह तो हम अगर बात करें, लाइक जैसे अभी कहा कि हम इंटरव्यू दे सकते हैं इससे, ये तो एक तरह से स्कैम भी हो गया। तो स्कैम भी कर सकता है कोई इस तरह से, लाइक मेरा फेस यूज़ करके या आपका फेस यूज़ करके उसके वॉइस एक बार डाल के और वही चीज़ आप बोल रहे हो। हाँ, सामने वाला तो सोचेगा ये चीज़ आप बोल रहे हो, कुछ भी एक्सप्लिसिट कुछ भी हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। स्कैम भी होंगे इससे। तो देखिए अभी आपको लास्ट ईयर की वो न्यूज़ पता होगी कि वो एक साउथ की एक्ट्रेस है रश्मिका, उनका डीप फेस करके फेस रिप्लेस कर दिया था किसी एक लेडी के साथ। तो उसके ऊपर अमिताभ बच्चन ने भी ट्वीट किया था अभी। तो ये जो फेस स्वैप करने वाला है ये तो बहुत हो रहा है आज की तारीख में। और एआई आज की तारीख में देखो डेवलप हो रहा है, तो यहाँ पे ना दोनों चीजें देखो। आई रिमेम्बर एक रिफेस ऐप करके आई थी एंड दैट इज ऑन दी फेसबुक के ऊपर। तो लोग अपना लाइक मूवी क्लिप्स के ऊपर अपने आप को डाल लेते हैं फेस स्वैप। सर मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ, देखो जी। मान लेते हैं कि आपकी कोई फ्रेंड है, उसका एक फोटो अरेंज करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपका या आपके किसी दोस्त का फोटो अरेंज करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 2 लोगों के फोटो अरेंज करने कितने मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं 2 लोगों को ऐसे 2 फ्रेम में रखूंगा, है ना। फिर एक एप्लीकेशन अभी आपने देखी होगी फेस हग वाली, या फिर उसमें 2 पिक्चर होती है, वो एक दूसरे को ऐसे हग करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो मतलब वो पिक्चर को वीडियो में कन्वर्ट कर देता है कि 2 लोगों ने एक दूसरे को हग किया। सर आपकी फ्रेंड और किसी और लड़के की ऐसी वीडियो बना के मैं आपको मतलब क्या बोल रहे हो सर, लड़ाइयाँ हो जाएंगी इस तरह तो घरों में। मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूँ कि एआई का नेगेटिव इम्पैक्ट भी है सोसाइटी पे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ग्रह कलेश पे चले गए हम। देखिए ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ है। अब इन्हीं सारी चीजों में ना हम डूबते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डार्क वेब आना है। तो डूबने से सर मेरे को एक बात याद आई। एक बहुत जनरली हमने नाम सुना है आजकल, बहुत ट्रेंडिंग में भी चल रहा है कुछ, लाइक डार्क वेब। क्या है ये डार्क वेब? बेसिकली क्या है ये?
डार्क वेब के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, पहले तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये डार्क वेब होता क्या है। हाँ, क्या है ये? आप कोई भी सर्च करते हो तो गूगल पे जाते हो। हाँ। जैसे आपको नाई की दुकान चाहिए, मिठाई की दुकान चाहिए, पंचर की दुकान चाहिए, एडमिशन चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, गूगल पे किया सर्च, गूगल ने मुझे 2 करोड़ रिजल्ट निकाल के दे दिए। जी। ठीक है सर, आपने मेरे बारे में बताया कि आप अपनी एकेडमी चला रहे हो, अपनी एजेंसी चला रहे हो। सर मेरी ना 5 और अलग बिजनेस है, उनके बारे में आपको पता है? नहीं। क्या आप उन वेबसाइट पे जा सकते हो? जैसे मैं तो एक ही वेबसाइट देख के हिल गया, 5 और देख लूँगा तो क्या ही होगा। जिन वेबसाइट पे आप नहीं जा सकते, हाँ। या जिन वेबसाइट के बारे में आपको पता ही नहीं है, तो आप नहीं ढूंढ सकते। नहीं ढूंढ सकता। दे आर डार्क वेब। ओके। देर आर सो मैनी वेबसाइट विच आर नॉट अवेलेबल ऑन गूगल। गूगल है क्या? गूगल को हम इंटरनेट मानते हैं। गूगल इज नॉट इंटरनेट, इट्स अ सर्च इंजन। और इसके ऊपर जितनी भी वेबसाइट पूरी दुनिया में बनी है, उन सारी वेबसाइट को सर्च करके गूगल मुझे दिखा रहा है कि देखो दुनिया में ये सब वेबसाइट है। तुमने बोला था पान की दुकान दिखाओ, तो ये सारी वेबसाइट पान की दुकान पे बनी हुई है जी। ये आप देख लीजिए। अब मान लेते हैं कि गूगल उन्हीं वेबसाइट को तो दिखा पा रहा है जिसे वो रीड कर पा रहा है। देर आर सो मैनी थिंग विच आर नॉट डिस्कवरेबल। जैसे मैं आपको छोटा एग्जाम्पल बताता हूँ। हमारे रॉ, ISI, मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी होती है ना हर कंट्री की, ये भी तो इंटरनेट पे बातचीत करती है। ये नहीं चाहती कि गूगल इन्हें इंटरसेप्ट करे। तो ये लोग सेम प्लेटफॉर्म ही यूज़ कर रहे हैं, कुछ अलग है इनका? हल्का सा अलग होता है। मतलब मैं अब आपसे टेक्निकल उसमें चला जाऊं कि ये डॉस बेस कंप्यूटिंग कर रहे हैं या फिर SML बेस कंप्यूटिंग कर रहे हैं, तो वो अलग जॉनर हो जाता है टेक्निकल। मैं आपको ऐसी लैंग्वेज में समझाना चाह रहा हूँ कि आपको समझ में आए। ओके। ऐसी चीज़ जो मैं नहीं खोज पा रहा हूँ वो डार्क वेब है। अगर मुझे IP पता हो कि कौन सी IP पे रॉ ऑपरेट करती है, तो मैं वो IP डाल के वो मैं देख पाऊंगा। वो होता है इंटरसेप्ट, कि हाँ भाई एक मैसेज यहाँ से वहाँ गया, एनक्रिप्ट होता है वो, लेकिन अगर मैं IP जानता हूँ तो मैं उसे डिकोड कर लेता हूँ। कर देंगे। तो इसलिए आपने देखा होगा रॉ ने एक मैसेज पकड़ा, तो वो पकड़ेगा मतलब क्या होता है कि मैंने वो इंटरसेप्ट कर दिया। अब ये पूरा डार्क वेब केवल इन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ नहीं हो रहा है। देयर आर सो मैनी थिंग। आज की तारीख में जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसी है वो इस पे काम कर रही है। ओके। 2 देशों में युद्ध हो रहा है तो उनकी बातचीत इसी पे हो रही है। हथियार इलीगली बेचे जा रहे हैं, है ना, वो इसी पे हो रहा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जैसे लड़के लड़कियों को खरीदा बेचा जाता है किसी भी काम के लिए, वो सब इसी पे हो रहा है। Are you serious? या आप डार्क वेब पे कभी जाओ, मतलब मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। डार्क वेब पे ना लोगों का आजकल इंटरेस्ट बन गया है, क्योंकि वहाँ पे ऐसी चीज़ें मिलती है जो बाकी कहीं पे अवेलेबल नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि मैं डार्क वेब पे गया, वहाँ पे ऑनियन ब्राउज़र है, मैंने वहाँ पे जाके ब्राउज़ किया, तो मुझे वहाँ पे क्या मिलता है, एक ऐसे टॉर्चर रूम मिला। उस टॉर्चर रूम में मेरे पीछे ऐसे 10 लड़कियाँ खड़ी है। 10 लड़कियाँ? हाँ। अब वहाँ पे एक आदमी बैठा होगा, लाइव ऐसे चैट कर रहा है आपसे। आप चैट में उसे बोलते हो कि जाओ पीछे वाली लड़की की उंगली काट दो। ये हो रहा है डार्क वेब पे। वो सुपर चैट आती है, उस आदमी को पैसे रिसीव होते हैं, वो जाता है हाथ काट देता है। सर क्रूएलिटी है ना। वो रियल में काटता है लाइक, या रियल में ऐसे ही कर देता है? रियल में, रियल में काट देगा। सर इंसानी जान का कोई मोल नहीं रह गया डार्क वेब पे। आर्म्स बेचे जा रहे हैं। पता क्या क्या होता है, एक मैंने वीडियो देखी थी, लड़की को चेन से बांध दिया, और चेन से ऐसे बांधा कि उसके हाथ से इतनी सी दूर खाना रखा हुआ है, और वो ऐसे तड़प रही है खाना लेने के लिए, खाना नहीं ले पा रही, और उसे दुनिया देख रही है, और लोग उसे एंजॉय कर रहे हैं। उसे एंजॉय कर रहे हैं सर, और उसके लिए पैसे दे रहे हैं। और मैं इसे कनेक्ट करूं आगे, कितना डार्क रियलिटी होने वाली है आने वाले टाइम में। सर देखो, डार्क वेब इज़ ऑल अबाउट पर्सनल सेटिस्फैक्शन, कि मेरे को सुकून मिला, है ना, मैं सेटिस्फाई हुआ, तो मैं डार्क वेब पे गया, मैंने उस आदमी को पैसे दिए, उस आदमी को मारने के या कोई भी काम करने, बहुत सारी चीज़ें होती है सर, गंदे गंदे काम भी होते हैं, बहुत कुछ होता है। इसलिए मैं कहता हूँ वहाँ पे कभी मत जाओ। दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग टू डू। ये तो बैड इम्पैक्ट डालेगा हमारे ब्रेन के ऊपर। सर होने लगा बहुत है, गंदा। ये होने लगा है। मैं आपको बताऊं छोटा सा, जैसे डार्क वेब पे क्या होता है, सेटिस्फाइंग, ईगो सेटिस्फाई किया ना मैंने उस आदमी को बनवा के, हाँ। क्या मिलेगा, इतनी दूर बैठा हुआ वो आपने केवल एक सुपर चैट भेजी 50,000 रुपए की, बेचारी की उंगली कट गई, क्या मिला, सेटिस्फैक्शन। और यही सेटिस्फैक्शन वाला जो इमोशन है आज की तारीख में इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे चल रहा है।
आपने देखा होगा इंस्टाग्राम यूट्यूब पे सैटिस्फाइंग वीडियोस, हाँ है ना, I've seen वो ऐसे फल काट रहा है, वो ऐसे वो कलर के कलर कॉम्बिनेशंस आ सोप, है रहे ना, हैं, ऐसे ये सारी exactly. वीडियो कितनी ट्रेंडिंग हो रही है। तो आप देखो लोगों की मेंटालिटी, उस मेंटालिटी में उन्हें वो वाली वीडियो देखने में मजा आ रहा है। मैं आपसे बोलूं कि कल एक आदमी अपना YouTube लाइव करे और YouTube लाइव में ऐसे बोले कि देखो गाइस, मैं अपनी उंगली पे से ना खाल उतारूंगा अगर आप मुझे सुपर चैट भेजोगे, है ना। सर, लोग सुपर चैट भेज रहे हैं, ऐसे YouTube लाइव हो रहे हैं आज की तारीख में, और इससे हमें अपने यूथ को बचाना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही है। मैं पोर्नोग्राफी की तरफ नहीं बोलना चाह रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता, पर उस वाली फील्ड में भी ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। आप देखो ना, आज की तारीख में इंस्टाग्राम क्या एक ऐसी एप्लीकेशन है कि वो आप अपने माता पिता के सामने खोल पाओ? नहीं सर, जैसे ही आप खोलोगे फेसबुक या इंस्टाग्राम, यू नो क्या है वहाँ पे, कुछ ना कुछ कंटेंट ऐसा आ जाएगा, एंड दिस इज़ वेरी सैड। एंड सर, आप इससे देखो ना बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, इंटरनेट किस तरफ जा रहा है। इंटरनेट इस तरफ जा रहा है कि आप अगर आज रात फेसबुक पे कोई वीडियो देखना शुरू करो 11 बजे के बाद, है रात में जाओ, जैसे आप यूट्यूब वगैरह देखते हो, ये तो अब हमारा पूरे भारत का एक गोल बन गया है ना कि यूट्यूब शॉर्ट्स देखना, या सर मैं बता रहा हूँ पूरा भारत ना एक मिशन पे है, हर इंडिविजुअल आदमी एक गोल पे है। हमारे हर भारतीय के इंडिविजुअल गोल है कि डेली 1000 रील देखनी बिना रील देखे नींद नहीं आती, बिना रील देखे मजा नहीं आता। 1000 रील देखने के पर्सनल गोल पे, और किसी दिन मिस हो जाए ना तो ऐसा लगता है ओहो, आज का टारगेट अचीव नहीं हुआ। अब उसी टारगेट को अचीव करने के लिए आप फेसबुक पे चले जाओ। क्या हो रहा है फेसबुक पे, मैं आपको बताता हूँ। रात में 11 बजे के बाद अगर लॉग इन करोगे या वीडियो देखोगे ना, लड़ाई मारधार और ऐसी डिस्टर्बिंग वीडियो आपके सामने बाय डिफॉल्ट आ जाएगी, आती है इनफैक्ट। आप अगर कोई भी यूट्यूब भी खोलो या कोई भी देखो, तो रात में आपको ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही है जो आपके अंदर की दूसरे एंगल को टच करे। एंगर क्या, एक भाव जगाना आपके अंदर सर, मतलब एक इमोशन को टच करने वाली बात, दे आर पुलिंग यू ऑन अ नेगेटिव साइड, एग्जैक्टली, है ना। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो डार्क वेब उसी तरफ आपको ले जाता है। मैं आपको एक बहुत अच्छा किस्सा बताता हूँ। आपने बोला डार्क वेब, स्कैम भी बहुत सारे हो रहे हैं, स्कैम्स, यस। मैं आपको अपनी एक फ्रेंड का किस्सा बताता हूँ। उसने क्या किया कि एक दिन उस पर फ़ोन आया कि हेलो, मैं चेन्नई एयरपोर्ट से, चेन्नई डॉक से बोल रहा हूँ कि आपका ना एक कोरियर यहाँ पे पकड़ा गया है और उसके अंदर इलीगल सामान है, हम आपकी कॉल पुलिस स्टेशन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उसने बोला नहीं मुझे नहीं पता, ये क्या बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता। उसने फ़ोन रख दिया। वो डर गई कि पता नहीं कौन था, पुलिस स्टेशन से मुझे ऐसे क्या होगा। इतनी ही देर में एक फ़ोन आता है पुलिस के नाम का, ट्रू कॉलर पे आईडी आ जाती है पुलिस। तो उन्होंने पुलिस के नाम पे ऐसे, वो रियल में पुलिस वालों ने करा था। सर आप सुनते रहिए अभी क्या क्या है इसके अंदर। फ़ोन आया, पुलिस के नाम से आया, उसने उठाया, बात करी, पुलिस वाले ने पूरी डिटेल बता दी। किसी इंसान की डिटेल निकालना आज की तारीख में तो मुश्किल है नहीं। फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर, कुछ भी निकाला जा सकता है। डार्क वेब पे ये सब अवेलेबल है। आप आराम से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, किसी भी, आपकी भी इंफॉर्मेशन होगी सर, मेरी भी होगी सर। इतनी सारी वेबसाइट पे आप कुछ भी खरीदते हो तो इन्फॉर्मेशन आप खुद ही दे रहे हो। वेरी गुड, ठीक है। अब ऐसे में वो इन्फॉर्मेशन उस आदमी के पास भी होगी। उस आदमी ने फ़ोन किया कि मैम आप यहाँ रहते हो, आप ऐसा करते हो, ये करते हो, वो करते हो। तो वो लड़की जो थी वो एकदम ऐसे होने लगी, हाँ यार इन्होंने तो सच में मेरी कंप्लेन कर दी, पुलिस वाले को मेरे बारे में सब पता है, अब ये आएगा मुझे अरेस्ट कर लेगा। कि मैम ये ना पनिशेबल ऑफेंस है और इसके अंदर तो FIR हो गई है। अब ये जो पनिशेबल ऑफेंस है, इससे आपको अगर अपने आप को बचना है तो ये कोरियर आपको अपने नाम से हटाना पड़ेगा, वरना आधार कार्ड पे पंच हो गया है। अच्छा। तो वो डर गई कि मैडम उसके लिए ना मैं आपको स्काइप कॉल करता हूँ। उसने कहा ठीक है। तो अब ये तीसरी कॉल आई है। स्काइप अभी भी यूज़ करते हैं मतलब लोग? उसने डाउनलोड करवाया सर। ओके। कि डाउनलोड करो, स्काइप पे कॉल करेंगे। अच्छा। तीसरी कॉल आई स्काइप पे, इस बार वीडियो कॉल, सामने आदमी पुलिस की वर्दी में है ना, और वीडियो कॉल पे वो कहता है आप ही हो, आपने ही किया है, अपना फेस दिखाओ, ऐसे ऐसे घूमो, ठीक है, अब मुझे पूरे घर की वीडियो दिखाओ,
कि आपके साथ कोई है तो नहीं। हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं मैं आपको समझा देता हूँ, दिस इज़ अ कॉन्फिडेंशियल मैटर। आपके सामान में ड्रग्स पाई गई है और आप अगर इन चीज़ों को, आपके आधार कार्ड पे अगर ये है तो आपको जेल होगी। तो हम एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिसे हमें प्राइवेट रखना है, किसी को बताना नहीं है। अच्छा, ऐसे मामले पब्लिकली नहीं जाते हैं, ऐसे केस में आप फंसे हो तो आप क्या बोलोगे, हाँ 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 पब्लिकली नहीं बताना, मेरी भी नाम खराब होता है। नाम खराब होगा। उसने अपना पूरा घर दिखाया उसे ऐसे कि ये देखो सर कोई नहीं है, ये देखो सर यहाँ पे क्या क्या सामान है, सब दिखाया। उसके बाद वो आदमी बोलता है कि देखो मैम, आपको अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो आपको इसमें सबसे पहले तो लेनी होगी बेल। बेल लेने के लिए आपको 50,000 रुपये सबमिट करने पड़ेंगे। हम आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट भेजेंगे, आपकी बेल हो जाएगी। उसके बाद हम इसे आपके नाम से डिसऑन कर देंगे कि हाँ भाई इस नाम का कोई आदमी है नहीं। तो उसने कहा ठीक है बेल बताओ। 50,000 रुपये की बेल उसके लिए भारी है, लेकिन पुलिस का केस है तो आदमी ये कभी नहीं चाहेगा मेरे घर पे पुलिस आए। और ऐसा अफरा तफरी में 50,000, 25,000, 10,000, 5,000 रुपये की डिमांड होती है एज अ बेल। एज अ बेल, हाँ। वो आदमी 5,000, 10,000, 25,000 पे कर देता है। ओके। उसके पास से डॉक्यूमेंट आता है कि देखो आपकी बेल हो गई है। उसके बाद फ़ोन कट हो जाता है और उसे बोल दिया जाता है कॉन्फिडेंशियल मैटर है, आप किसी से शेयर ना करें वरना हम आपको नहीं बचा पाएंगे। और वो डर जाता है, वो किसी को बताता नहीं है। ऐसे कानूनी बातें हम बताते भी नहीं है किसी को। अब ऐसे में ही इस पूरे प्रक्रिया को, ये क्या हुआ मैंने बताया, ये इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फ़ोन अरेस्ट। उस आदमी ने इसे फ़ोन अरेस्ट कर दिया कि अब भैया आप अरेस्ट हो, आपके नाम की FIR हो गई है, अब आपके खिलाफ ये सब होगा, अगर बचना है तो बेल कराओ। उसने बेल कराई। बेल कराने के बाद 1 हफ्ते के बाद दोबारा फ़ोन आता है। दोबारा जब फ़ोन आएगा तो उसे बोलेंगे कि ठीक है आपका हमने नाम हटा दिया है और हम आपको क्लियरेंस लेटर दे रहे हैं। देते हैं वो? देते हैं, क्या जा रहा है सर, एक पेपर पे लिख के नकली स्टैंप Okay. लगा दूंगा। कौन वेरीफाई करा रहा है? आप एक बार बताइए मुझे, अगर आप पे कोई इल्जाम लगा है और ऐसी सिचुएशन है कि आपको बोला जा रहा है कि आपको जेल हो रही है, तो आप जाओगे पुलिस के पास? नहीं जाओगे सर। हमारे नज़र में ना पुलिस का डर है। हमें ये पता है मैं पुलिस के पास जाऊंगा, पुलिस हेल्प नहीं करेगी, अपने 2 पैसे बना लेगी। तो ये जो भय है ना, इस भय के ऊपर, इस डर के ऊपर ये लोग हावी हो जाते हैं। हालांकि पुलिस आपकी मदद करेगी, लेकिन सर हमारे यहाँ ना इट्स वेरी सैड टू से, साइबर क्राइम के लिए ना इतना अच्छा भी लॉ मतलब बन गए हैं, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। मैं आपको बिल्कुल एक बड़ी ही दर्द बताता हूँ अपने दिल का। मतलब मैं किसी के बारे में बुराई नहीं कर रहा हूँ, एज अ यूनिट, एज अ भारतीय हम सबको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अभी प्रॉब्लम कहाँ पे है कि अगर आज आपके साथ 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का स्कैम हो जाए, तो सर अगर आपके साथ स्कैम हुआ है ना, तो कोई भी इंसान इस बात की गारंटी नहीं ले सकता, इट इज़ नॉट गारंटीड कि आपके वो पैसे वापस आ जाएंगे। चाहे वो 5 रुपए है, 10 रुपए है, 1,000 है, लाख है, पैसे गए तो हर आदमी यही बोलता है कि जाने दो, ये वापस नहीं आएगा। ऐसे तो बहुत सारे केसेस पड़े होंगे सर ऑलरेडी। बहुत सारे पैसे जा चुके हैं। आप मिलिए किसी से। मैं आपसे एक सोशल एक्सपेरिमेंट बोलता हूँ, आप अपने व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे ना ये लिख के डाल देना, मेरे साथ 5,000 रुपये का स्कैम हुआ है, अगर आपके साथ भी हुआ है तो प्लीज़ लिखिए यस। आप देख लेना कितने लोगों के साथ हुआ है, आपके दोस्तों में। ओके। ये सोशल एक्सपेरिमेंट है, आप करके देख सकते हैं। आप अपने आप देख लीजिए कितने लोगों के साथ ये स्कैम हुआ है। और इतना स्कैम हो रहा है और उसके बाद भी हमारा साइबर क्राइम इन लोगों को पकड़ नहीं पा रहा है। तो मैं अपने व्यूअर्स से, जितने भी लोग देखेंगे अभी ये पॉडकास्ट, तो सभी लोगों से कहूँगा कि एक बार प्लीज़ आप लोग भी इसे करके देखना, इस सोशल एक्सपेरिमेंट को। लाइक हमें पता लगे कि हाँ आखिर कितने लोग हैं, तो हम सब लोगों को इसके खिलाफ मिलकर आवाज़ थोड़ी उठानी चाहिए। मैं आपको बोलता हूँ सावधान रहने के तरीके। आपको कभी भी कोई फ़ोन करे, वो बोले कि आपको अरेस्ट कर रहे हैं, आपके खिलाफ फाइन है, आपके खिलाफ ये हो गया, आपका ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ, आपके खिलाफ ये कंप्लेंट आई है, आपके बैंक का OTP यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, सर होने दो। अच्छा। आपके पास कभी भी कोई फ़ोन आए, वो आपसे कुछ भी बात करे, कट द कॉल। क्या हो जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा पुलिस आपके घर आएगी, आने दो सर, आके बात कर लेंगे। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, अकाउंट बंद हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा ना, अकाउंट अनफ्रीज भी हो जाएगा। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, आपका कोरियर नहीं आएगा, ना आए, मैं दूसरा मंगवा लूँगा।
लेकिन उसी 1,000 रुपए के कोरियर के चक्कर में आप 15,000 रुपए दे रहे हो, वो तो गलत है ना। तो आज की तारीख में देखो, वैसे तो साइबर क्राइम अच्छा होना चाहिए हमारे यहाँ, लॉ अच्छे होने चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होने चाहिए, तो जब तक नहीं है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो सावधान रहिए। Okay, so sir, moving towards my next question. ये मैंने बहुत सुना यार, ये यूट्यूबर्स के पास पैसा बहुत है, यूट्यूब में पैसा है, इंस्टाग्राम में पैसा है, या लाइक किस चीज़ में है ज़्यादा पैसा, मुझे ये बताओ। देखिए, अगर आप पैसे की बात करेंगे ना, तो आपने भी यूट्यूब पे थंबनेल देखा होगा कि मैंने 70,000 रुपए ब्लॉगिंग से बना लिए, हाँ, है ना। 70,000 70 लाख, हाँ, बहुत सुना हाँ, है ये हाँ, सब जी। देखिए, ये जितने भी आप थंबनेल देख रहे हो ना यूट्यूब पे, ये सब मैं ये नहीं कहूँगा कि पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। लेकिन मैं ये बोलूँ कि एकदम से पॉसिबल है, वो गलत होगा। ओके, मैं ये बोलूँ कि 1 महीने 2 महीने इवन 6 महीने में भी पॉसिबल है, तो ये गलत होगा। ओके एकदम से पॉसिबल नहीं है। पैसा आएगा कहाँ से, आपको ये समझना है पहले। जी। मैं बोलता हूँ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। हाँ, जैसे मान लेते हैं कि सबसे पहले आपने वेबसाइट बनानी सीखी, तो ठीक पहला तरीका है कि मैंने वेबसाइट बनाई, वेबसाइट बनानी सीखी, तो मैं किसी क्लाइंट की वेबसाइट बना के पैसा कमा लूँ। जी। मैंने एसईओ करना सीखा, मैं एसईओ करके पैसा कमा लूँ, तो ये वो सर्विसेज हो गई जो मैं किसी को दे सकता हूँ। अब अगर मैं किसी और के लिए कर रहा हूँ, तो अपनी वेबसाइट और अपना एसईओ भी कर लूँगा। अपना एसईओ करूँगा तो मेरे ट्रैफिक आने लगेगा वेबसाइट पे, मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, तो पहला सोर्स ऑफ इनकम हो गया एडसेंस। एडसेंस, ठीक है, तो मैं एडसेंस से पैसा कमा लूँगा। पहला तो हो गया सर्विस, कि मैंने वेबसाइट बनाने की सर्विस दी, एसईओ बनाने करने की सर्विस दी जी। सर्विस दे के मैंने पैसा कमा लिया, नंबर 1। नंबर 2, एडसेंस लगाया, ट्रैफिक आया, उसका मैंने पैसा कमाया, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, जब आपके प्लेटफॉर्म पे इतना ट्रैफिक आ रहा है और आप एसईओ कर रहे हो, तो अफिलिएट भी कर लो। अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अपने लिंक लगा के लोगों को उन प्रोडक्ट पेज पे रीडायरेक्ट करो और वहां से अफिलिएट कमीशन कमाओ, नंबर 3। नंबर 4, जब आपने एक नीश बना ली है, जैसे मान लेते हैं आपकी वेबसाइट है फिटनेस के ऊपर, तो जिम एंड फिटनेस के ऊपर वेबसाइट बनाई, उसी का एसईओ किया, उसी के ऊपर ट्रैफिक आना शुरू हुआ, बातें भी वहाँ पे जिम एंड फिटनेस की हो रही है, अफिलिएट पे जो प्रोडक्ट लगे हैं वो भी फिटनेस के लगे हैं, तो आपके पास तो ऑडियंस है ना अपने प्लेटफॉर्म पे जो फिटनेस प्रोडक्ट मांग रही है, कम्युनिटी क्रिएट हो जाती है, कम्युनिटी बन गई आपकी। तो मैं कह रहा हूँ चौथा तरीका है अपना ई कॉमर्स शुरू करो। वाइट लेबल ओईएम बिजनेस तो आसान है ना, कहीं से भी डब्बा लिया, अपना लेबल लगाया, वो काम आप कर सकते हो। बहुत सारे एग्रीगेटर मार्केट में है, अगर आप आज की तारीख में सर्च करोगे, देयर आर सो मैनी पीपल। नहीं मिले तो मुझे बता देना, मैं आपको दिलवा दूंगा कोई ना कोई। तो चौथा तरीका हो गया अपना ई कॉमर्स आप शुरू कर सकते हो। सर, जब आपका प्लेटफॉर्म बन गया, ई कॉमर्स भी हो रहा है, एफिलिएट भी हो रहा है, एडसेंस भी हो रहा है, आपके प्लेटफॉर्म को ग्रो होने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि मल्टीपल चैनल हो गए। अब जब इतना बड़ा चैनल हो जाता है तो बहुत सारे स्पॉन्सर्स मिलते हैं। जैसे अभी नई कार लॉन्च हुई है, टाटा कर्व, या फिर नया आईफोन 16 आ गया, तो अब लोगों को जब ये पता चलता है कि आने वाला है नया आईफोन आने वाला है, तो व्हाट पीपल डू, दे गो ऑनलाइन, दे रिसर्च, एंड व्हेन दे रिसर्च दे अल्टीमेटली लैंड ऑन दीज वेबसाइट। और इन वेबसाइट के ऊपर स्पॉन्सर्ड ब्लॉगर्स को पैसा देते हैं पॉजिटिव राइटिंग के लिए। तो ये हो गया छठा तरीका, ब्लॉगर को स्पॉन्सर्ड ब्लॉग मिले। ठीक है, अगर आईफोन को प्रमोट कराना है तो एप्पल ने पैसा दिया, एप्पल ने मुझे पैसा दे दिया कि अपनी वेबसाइट पे पॉजिटिव ब्लॉग लिख दो। सर, बहुत सारे बिजनेस है, मैं आपको बता दूं, टेक्निकल गुरुजी पे कहाँ आते हैं फ़ोन, कंपनी भिजवाती है, वो अपने आप थोड़े खरीदते हैं। सैमसंग लॉन्च होने से पहले ही उन्हें डब्बा भिजवा देता है, और आप बहुत सारी वीडियो में देखोगे भी, उनके पास जो किट आती है ना फ़ोन की, वो वैसे वाले डब्बा नहीं है जैसा हमें मिलता है, वो स्पॉन्सरशिप का डब्बा होता है। उन्हें अलग फ़ोन दिया जाता है, उसमें केस होते हैं, उसके अंदर गुडीज होती है, तो वो वहाँ उन्होंने अपने अनबॉक्सिंग में आई थिंक दिखाया भी था। मैं आपको बिल्कुल सिंपल बात बताता हूँ, टेक्निकल गुरुजी का इतना बड़ा चैनल है, उन्होंने ये सारे प्रोसेस फॉलो करे। आज की तारीख में वो किसी फ़ोन के बारे में गलत बोल दे, केवल ये बोल दे कि मुझे ये फ़ोन पसंद नहीं आया, बाकी आप देख लो, बस ये लाइन, बताओ सर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसे बोलते हैं हाउ टू इन्फ्लुएंस, द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस आ जाता है आपके पास। तो अब मैं इनमें से किसी भी फील्ड में अच्छा हूँ, मैं इन्फ्लुएंस अच्छा करता हूँ, तो ये हो जाता है मेरा 8th सोर्स ऑफ इनकम, 8वां तरीका पैसा कमाने का।
फिर लोग मुझे पैसा देंगे केवल पॉजिटिव बोलने का। अब तो ब्लॉग लिखना नहीं है, केवल एक ट्वीट करना है। जैसे विराट कोहली लेते हैं, रोनाल्डो लेते हैं। तो ये 8वां तरीका है। मैं ऐसे ही, आप मेरे साथ बैठेंगे ना, मैं आपको 25 तरीके बता दूंगा जहां से पैसे बन सकते हैं। लेकिन आप मुझे ये बोलो कि विद वन प्लेटफॉर्म दैट इज डिजिटल मार्केटिंग, या सिर्फ एक स्किल, एक कोर्स करो 3 महीने का, 70 स्किल में अपने आप को परिपक्व बनाओ और जो आपको समझ आए वो करो, तो पैसा बनना, बहुत पैसा है सर, बहुत पैसा इस फील्ड में। मतलब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कमा रहा हूँ या मेरे बच्चे कमा रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि काम की कमी नहीं है। काम की कमी, माल बेचने से पहले, माल बेचने के बाद आपको मार्केटर ही चाहिए, दोनों जगह। और ऐसे तो एक काम करते हैं, जहां हमने इतनी सारी बातें करी, एक छोटा सा रैपिड फायर खेलते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, Just for fun. So रैपिड फायर। मनी और फ्रेंड? फ्रेंड्स। वाई? देखिए, आपके साथ अगर आपके दोस्त खड़े हैं ना, पैसे आप दोबारा कमा लोगे। पैसा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। राइट सर। जोमेटो, स्विगी? जोमेटो मार्केटिंग देखो आप उनकी। मेरे पास ना एक बार एक ईमेल आया, उस ईमेल में लिखा था, वी आर वेरी सॉरी, वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक। तो आई वाज लाइक, मैंने कहा यार जोमेटो ने क्या गलती कर दी, वाई दे आर आस्किंग सॉरी। तो सर मैंने मेल खोल के देखा, मेल में लिखा हुआ था कि वी आर वेरी सॉरी, वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक। लास्ट वीक वी हैव सजेस्टेड साउथ इंडियन विच यू डेफिनेटली डिडंट ऑर्डर, सो दिस टाइम वी आर recommending चाइनीज, वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक। अब हम आपको साउथ इंडियन रेफर नहीं करेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन था, इंडिया के जो डिजिटल मार्केटर है वो वर्ल्ड में कहाँ स्टैंड करते हैं इस टाइम? देखिए, हमारे यहाँ जो इस समय डिजिटल मार्केटिंग है ना, वो एज अ लेबर जॉब या जिसे लेबोरियस जॉब बोलते हैं ना, उस तरीके से देखी जा रही है। स्किल मैन पावर बहुत कम है। आप अगर अमेरिकन मार्केट की बात करें या आप यूरोपियन मार्केट की बात करें, तो वहाँ पे बहुत कम लोग हैं, लेकिन वो क्वालिटी काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्या है ना कि हमारे यहाँ प्रोजेक्ट आ जाते हैं। देयर आर सो मैनी पीपल हु आर वर्किंग ऑन फाइबर, देयर आर सो मैनी पीपल वर्किंग ऑन फ्रीलांस। अब उसी फ्रीलांस के बेस पे जितनी भी मजदूरी करवानी है वो इंडिया में आ जाती है, और वी आर डूइंग इट। सीखना क्या है कि उसी काम को स्किल पे करना और ज़्यादा पैसों में करना। हम ना बहुत कम चार्ज कर रहे हैं। आज की तारीख में आप एक वेबसाइट बनवाने जाओ, सामने वाला बोलेगा 15,000, आप नेगोशिएट करके 10,000 में बनवा लेते हो। सेम वही वेबसाइट सर अमेरिकन मार्केट में अगर डॉलर और रुपये का कंपैरिजन करे, वही वेबसाइट अमेरिकन मार्केट में 40,000 में बनती है। एंड वाई वी आर कोटेड लो? क्योंकि हमें काम नहीं मिलता, हम कम पैसों में काम कर लेते हैं, हम काम चलाना जानते हैं। राइट सर। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। राइट। अगर नॉलेज की बात करो तो नॉलेज में पीछे नहीं है, नॉलेज है, इंडियंस को नॉलेज है, लेकिन वो ना सही पैसा चार्ज नहीं कर रहे स्किल का। ओके। तो मार्केट ना बियरिश हो रहा है, वहाँ पे बुल मार्केट चाहिए, बुल मार्केट चाहिए। तो सर क्या डिजिटल मार्केटर पैसा कमा पा रहे हैं इंडिया में भी? कमा तो पा रहे हैं, लेकिन मैं सबके लिए बोलूँ तो थोड़ा डिप्लोमेटिक हो जाऊँगा। कहाँ पीछे रह जाते हैं वो? देखिए, हम ना उम्मीद छोड़ देते हैं बहुत जल्दी। डिजिटल मार्केटिंग इज़ नॉट अ वन नाइट फॉर्च्यून। ऐसा नहीं है कि आपने आज शुरू किया आज ही पैसा बनेगा। यू हैव टू फाइंड योर नीश एंड यू शुड नो कि मुझे कौन सी फील्ड में काम करना है। छोटी सी बात बताता हूँ, आप यूट्यूबर बनना चाह रहे हो, आप कंटिन्यूस कंटेंट डालने की एक ईमानदारी रखो कि मैं अगले 100 दिन 100 कंटेंट वीडियो बिना डरे बिना रुके डालता रहूँगा, वट एवर इट टेक्स। ओके। हम ना 20 वीडियो डालने के बाद जब लाइक नहीं आते हम हार मान जाते हैं। राइट। मैं जॉब पे जाता हूँ, वहाँ पे बॉस ने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जो मुझे नहीं आता, तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे यार ये जॉब ही बेकार है। तो वहाँ पे हम थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। यार इट्स अ पार्ट ऑफ योर प्रोफाइल, यू हैव टू रिसर्च, यू हैव टू वर्क हार्ड। सर आपका रोल मॉडल कौन है लाइफ में? मैं रतन टाटा जी से बड़ा इंस्पायर हूँ, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं वो, ठीक है। एंड देर आर सो मैनी पीपल आई फॉलो, देर आर सो मैनी पीपल आई फॉलो एंड डेफिनेटली मैं मेरी लाइफ में गुरु रहे हैं विवेक बिंद्रा जी, उनसे भी बहुत सीखा है मैंने, बहुत कुछ। देन आई फॉलो टोनी रॉबिन्स, उनसे भी मतलब उनके भी मैं आर्टिकल अगर आज की तारीख में निकाल लूँ तो भी। इसके अलावा ना सर मैं डेली बेसिस पे रिसर्च करने में बिलीव रखता हूँ।
मेरा ना ये एक नियम है, आज भी मैं पूरी ईमानदारी से निभाता हूँ। ये हमें मतलब आप अगर कुछ नहीं जानते, प्रॉब्लम ये होती है ना कि मुझे कुछ नहीं पता, राइट। उसे ओवरकम करने के लिए काम करेगा। पता है क्या करना है? डेली अपने 60 मिनट मतलब 1 आवर डिवोट करना है कुछ सीखने पे। अब चाहे आप पेपर पढ़ो, चाहे आप वीडियो देखो, चाहे ऑडियो सुनो। ओके। रिचुअल ऑफ 60 मिनट ऑफ सॉलिड सॉलिट्यूड। ओके। अगर आपने ये 60 मिनट का रिचुअल बना लिया, रिचुअल मतलब ठीक है, अपना अब अगर आपने ये रिचुअल बना लिया तो आप डेली कुछ ना कुछ सीख रहे हो। तो सेल्फ लर्निंग इज द बेस्ट लर्निंग। सर, इंडियन एजुकेशन और अब्रॉड का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या डिफरेंस है, मतलब? आपने मूवी देखी है 3 इडियट? यस सर। वो सीन याद है, फरहान नाइट्रेट, यस सर। रीराजुलाइजेशन। यस सर। हमारे यहाँ पढ़ाया जा रहा है नंबर लाने के लिए। ओके। हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है 80% आएंगे तो तुम्हारा मेरिट निकलेगा, मेरिट निकलेगा तो तुम्हें आईआईटी में जॉब मिलेगी, आईआईटी में Right, sir. एडमिशन मिलेगा, आईआईटी में मिलेगा तो कंपनी आके ले जाएगी। एवरीवन इज रनिंग फॉर नंबर्स। और फुनसुक वांगडू ने ये वाली बात साफ बता दी है आज से 10-15 साल पहले कि पढ़ाई के पीछे नहीं, काबिल के पीछे, काबिल बनो। और अब मैं फिल्मी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोलता हूँ आपसे। मान लेते हैं कि आपको कुछ लाइफ में अचीव करना है, आपको कुछ सीखना है, तो हमारे यहाँ क्या है कि नंबर आएंगे तो पढ़ाई करो, नंबर नहीं आए तो ये पढ़ा लिखा नहीं है। अमेरिकन और यूरोपियन कल्चर में क्या डिफरेंस है कि वहाँ पे आपको ना फ्रेमवर्क बेस्ड लर्निंग सिखाते हैं कि यार मान लेते हैं कि मुझे सामान बेचना है, तो हमारे यहाँ क्या है, बेच के बताओ तो तुम्हें सेल आती है। राइट। अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट में क्या है, फ्रेमवर्क देखो कि बेचना कैसे। सबसे पहले सही प्रोस्पेक्ट निकालो, नीड असेसमेंट करो, क्वालिफाई करो ले सकता है या नहीं, सही आदमी पता चल गया तो पिच करो। ओके। ठीक है, हम यहाँ पे नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन पता ही नहीं लगाते और सीधा बेचना शुरू कर देते हैं। राइट। पता लगाओगे तो काम आसान हो जाएगा। हमारे यहाँ क्या है, फ़ोन उठा के हेलो मैं आइडिया से बात कर रही हूँ सर, आपके नाम का एक क्रेडिट कार्ड है। राइट। वी स्टार्ट सेलिंग थिंग। दिस मतलब इज अ रॉन्ग वे। इन अ सिंपल वर्ड्स, रट्टा नहीं मारना है, आपको पुश नहीं करना है सर, पुश नहीं करना, आपको लर्न करना है लर्न करना है ना। आप पुश कर रहे हो कि मेरा सामान बिक जाए बाय हुक और बाय क्रुक। इन फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप दे आर नॉट डूइंग इट लाइक दिस। वो आपको वो करना सिखा रहे हैं। और मैं भी जैसे अपनी एकेडमी चला रहा हूँ तो मैं बच्चों को ये नहीं बोलता कि बेटा देखो डिजिटल मार्केटिंग में अव्वल बना दूंगा आपको। ओके। मैं केवल ये बोलता हूँ कि कल अगर डिजिटल मार्केटिंग नहीं भी रही तो भी तुम फेल नहीं होगे, ऐसा बना दूंगा। क्या पता कुछ हो ना हो। Yes, मैं आज से 2 साल पहले बच्चों को ब्लॉगिंग सिखाया करता था कि ब्लॉगिंग ऐसे लिखनी है, ऐसे कंटेंट लिखा जाता है। सर चैट जीपीटी आ गया, सारी पढ़ाई खत्म हो गई। अब राइट सर। आज की तारीख में आप किसे सिखाओगे ब्लॉग लिखना? तो मेरे यहाँ तो कोर्स के साथ भी, कोर्स के बाद भी का मतलब ये है कि आप अगर फ्यूचर में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कुछ और नया आ रहा है, तो भी आपको इस काबिल बना देते हैं कि आप आने वाली चीज़ों के लिए तैयार हो। ओके। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो बहुत मज़ा आया सर आपके साथ मिलके। अच्छा, एक छोटी सी बात और पूछनी थी। अगर हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को देख रहे होंगे, ठीक है, तो इस वीडियो को भी वो लोग देखेंगे। लाइक अभी आपने बताया SEO के बारे में हमें, तो इसी तरह हमारा वीडियो भी आएगा, पॉपअप करेगा। सो लाइक अगर किसी भी हमारे व्यूअर को या किसी भी बच्चे को लाइक सीखना है और आपका ये सेशन जो है बहुत अच्छा लगा, जो कि पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगर किसी और को भी लगता है एंड दे वांट टू जॉइन यू, दे वांट टू जॉइन योर एकेडमी, ठीक है, सो हाउ दे कैन कनेक्ट यू? देखिए, मैं अगर आपको सच में पढ़ाई करनी हो, आपको कुछ सीखना हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम। सेक्टर 18 में हमारा हेड ऑफिस है, आप आ सकते हैं। वहाँ पे आके, मैं भी वहीं पे रहता हूँ, मेरी टीम भी वहीं पे रहती है। आके आप हमारे काउंसलर से मिलिए, बात करिए। बात करने के अलावा अगर आप वेबसाइट पे विजिट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मेरी अपनी एक मोबाइल एप्लीकेशन है, उस पर भी आप जा सकते हैं। रियली? कि वो किस नाम से है? प्रेनिक के नाम से ही है। प्रेनिक? हाँ, सारा बिजनेस एक ही नाम से है सर, प्रेनिक के नाम से, अपने नाम से बनाया। बहुत बढ़िया सर। ऐसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी आपसे, अगर लाइक कोई भी व्यूअर, हमारा व्यूअर आता है, ठीक है, ये वीडियो देख के, ठीक है, तो कुछ डिस्काउंट या कुछ भी? सर देखो, मैं ना नॉर्मली बच्चों को सिखाता हूँ कि हाउ टू सेल प्रीमियम, लेकिन फिर भी अगर आपके रेफरेंस से आएगा, हाँ, तो डेफिनेटली वी कैन कीप अ डिस्काउंट ऑफ समवेयर अराउंड 15 to 20%। 15 to 20% कर लेंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ऑलराइट गाइस, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सर के पास जाइए, डिजिटल मार्केटिंग सीखिए एंड सच बताऊं तो मैं भी जाऊंगा, सीखूंगा। तो मेरा काम ही कुछ ऐसा है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच सर, दैट वाज अ नाइस एंड अ वेरी नाइस टॉक, लवली Thank you so much. मीटिंग टू यू, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सो मच नूर जी सर, थैंक यू। और गाइस इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि अगर ये सेशन पसंद आया तो इसी तरह ढेर सारी वीडियोस अब इस पॉडकास्ट पे आती रहेंगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।